आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज एक बड़ा सवाल, पीएफआई का टारगेट क्या प्रधानमंत्री मोदी है? दरअसल पुलिस के मुताबिक पटना से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य अतहर परवेज और जलालुद्दीन इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने में लगे हुए थे, लेकिन आईबी ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया और पटना पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। अब तफ्तीश में एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लान डिकोड हो रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम सबसे पहले इसी खबर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का बहुत बड़ा आरोप लगा है। इस प्लानिंग का सच क्या है, सबूत क्या है, इस बड़ी साजिश की बड़ी तहकीकात इस स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखिए। मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, पटना पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों संदिग्ध आरोपियों ने पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री को पटना आना था, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी। इस बाबत आईबी ने बिहार पुलिस को डिटेल दी और एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और पटना की फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस और एनआईए की जांच में पटना एयरपोर्ट के करीब कुछ कॉपर वायर का कवर मिला है, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास तक कॉपर वायर का कवर मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि एयरपोर्ट तक ब्लास्ट कराने के लिए तार पहुँचाने की कोई साजिश तो नहीं रची गई थी। दोनों संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये साजिश हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वाली है, क्योंकि ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे। इस साजिश को 25 साल बाद यानी 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रचा गया था। ये साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक मकसद के लिए रची गई थी, इसे आप इन दोनों साल के डिजिट से डिकोड कर सकते हैं। पहला है 1947, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मिशन पर काम कर रहे थे कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। याद कीजिए वो ऐतिहासिक तारीख 15 अगस्त 1947, जब संसद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था। इसके बाद देश के संविधान बनाने वालों ने भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी, जहां सबको धार्मिक आजादी मिली, उपासना की स्वतंत्रता मिली। लेकिन पीएफआई के इस मिशन 2047 में उसे तार तार करने का षड्यंत्र बनाया था।
ये साजिश तब और बड़ी बन जाती है जब दोनों संदिग्ध आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े बताए जाते हैं, क्योंकि पीएफआई की सोच उसके कर्नाटक विंग के सदस्य और खजांची शाहिद नासिर को सुनकर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी जो लड़ाई है अंग्रेजों के गुलामों के साथ हमारी लड़ाई है। 1947 तक जिस तरीके से गोरों के साथ लड़के यहाँ से मुझसे भगाए थे, आने वाले दिनों में ये वही ब्राह्मण गोरों को भी इंडिया से इंशाल्लाह हम भगाएंगे। एक पर हमला, सब पर हमला। आज पॉपुलर फ्रंट के ऊपर हमला हुआ है, कल मस्जिद कमेटी का अकाउंट साफ करने के लिए ये लोग आएंगे, कल हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेजेस का अकाउंट ये चेक करने आएंगे। आज हम सबसे पहले हमला सहने के लिए रेडी हैं। जब तुम पर आएगा तुम सह नहीं सकेंगे। आज भी वक्त है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ठहरो और जो है मुल्क से जो है अनारकी को और परिवार को खत्म करने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े। आईबी की सूचना पर पटना पुलिस ने पीएफआई सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास से पुलिस को पीएफआई का झंडा, बुकलेट, आपत्तिजनक पर्चे और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं ये पीएफआई का झंडा है। साथ ही लोगों को जो मेंबर बनाया जा रहा था उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और एसडीपीआई का यहाँ पर पेपर मिला है। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके भी कई कागजात यहाँ पर मिले हैं। जाहिर सी बात है पुलिस छापेमारी के बाद पूरी तरीके से तहकीकात में जुटी है, तो वहीं जो एनआईए है, एटीएस है, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसडीपीआई बिहार का ये कार्ड है, गेस्ट का कार्ड है, जो आमतौर पर लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए तैयार किया जाता था और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इन्हीं दस्तावेजों में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसे इंडिया 2047 का नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 2047 तक भारत में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं, तो वो बहुसंख्यकों को घुटने के बल पर ला सकते हैं और भारत में इस्लाम का पुराना गौरव वापस पा सकते हैं। यानी इतनी जहरीली सोच के साथ पटना में बहुत कुछ हो रहा था, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर में। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है और अब पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। वहीं दूसरा आरोपी अतहर परवेज आतंकी संगठन सिमी का सदस्य था। सिमी पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया था और उनकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई के लिए काम करता था। यही नहीं, जांच में पुलिस को पता चला कि अतहर आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का बेलर रहा है। 2001 से लेकर 2013 तक कई आरोपियों की जमानत करवाई है। किसी टारगेट की कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा मकसद क्या था, पूरी कार्रवाई किस मकसद से यहाँ पर लोग जुटते थे, कार्यालय चलाने का क्या औचित्य था, उन सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की कार्रवाई हो रही है। जब अनुसंधान होगा, बातें निकाली जाएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ होगी, न्यायालय में बयान होंगे, तो एक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। अभी कुछ भी कह पाना कि उनकी किस तरह की फ्यूचर की योजना थी या क्या था, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी हो गई। अब तक पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये सभी नामजद एफआईआर है। 26 नामजद आरोपियों में पटना, दरभंगा और सीमांचल इलाके के लोग शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को आरोपियों के पास से पीएफआई की वो लिस्ट भी मिली है जिसमें कब कितने लोगों को पीएफआई से जोड़ना है, संस्था का मेंबर बनाना है, उसका टारगेट है। इसमें फॉर्म और सदस्य बनाए गए लोगों की पूरी डिटेल्स है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ को चला रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पीएफआई युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाती है।
पटना पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसका सीधा मकसद भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना है, ताकि दक्षिणी भारत की तरह उत्तर भारत में भी यूनिटी मार्च के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। पटना पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो गरीब हो, अशिक्षित हो। उन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस के मुताबिक इन्होंने हाल में 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए ऐसे ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और इस काम के लिए दोनों संदिग्ध आरोपियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से फंडिंग हुआ करती थी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और अतहर के पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपना नाम बदल कर आते थे, रहते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाते थे, क्योंकि उनका असली मकसद इंडिया 2047 को अंजाम तक पहुंचाना था। आजादी के 100 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, लेकिन वक्त रहते इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ी हुई, जिसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची है। खबर है कि आतंकी संगठन पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला हुआ था और इसीलिए इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की तरफ से जारी मैगजीन के फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की खून से सनी तस्वीर छापी गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल खुरासान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से ये जुड़ी हुई जानकारी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाने की तैयारी थी, उसकी साजिश थी, उसका खुलासा हुआ है। जानकारी है कि आतंकी संगठन पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी से बौखलाया हुआ था और इसीलिए इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की तरफ से ये मैगजीन एक जारी हुई, जिसके फ्रंट पेज पर, मुख्य पन्ने पर पीएम मोदी की खून से सनी हुई तस्वीर छापी गई थी। मकसद साफ इस बात से समझा जा सकता है। 141 दिनों पहले जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था, तब दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन 5 महीनों तक रूस का मुकाबला करता रहेगा। युद्ध इतना लंबा खींचेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और इसका सेटबैक पूरी दुनिया को लगेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? पुतिन की यूक्रेन विजय की ख्वाहिश पर ब्रेक कौन लगा रहा है? ज़ेलेंस्की को यूरोप और अमेरिका से ऐसा क्या मिल रहा है जिसके दम पर यूक्रेन की फौज न सिर्फ रूस की सेना को टक्कर दे रही है, बल्कि कहीं कहीं तो रूस के ठिकानों पर बड़े बड़े अटैक भी कर रही है। इस वीडियो की क्वालिटी को लेकर आपके सवाल वाजिब हैं, लेकिन यह दिखाना बहुत जरूरी है ताकि इतनी लंबी लड़ाई अब तक कहां पहुंची समझा जा सके। बहुत गौर से देखने की जरूरत है। ये खेरसॉन है। यूक्रेन की आर्मी की गाड़ी तेज रफ्तार से रूस की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए निकलती है। ज़ेलेंस्की की ये सेना आगे बढ़ती है, बिछी हुई माइंस को नाकाम करती है और फिर एक ऐसे घर में घुस जाती है जहां ताजा रूस की फौज ने हमला किया था। यूक्रेन की सेना को यहां पुतिन के जवानों के पासपोर्ट मिलते हैं, उनकी राइफलें मिलती हैं, उनकी दवाइयों का बैग मिलता है। ये खेरसॉन का इलाका है,
वही खेरसॉन जिस पर कभी पूर्ण कब्जे का दावा पुतिन ने किया था, वही खेरसॉन पुतिन के हिट लिस्ट में है। इस वक्त यूक्रेन के 2 टॉप के शहर रूस के गोलों से दहल रहे हैं, मारियोपोल और खेरसॉन। यूक्रेन की सेना इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद रूस की सेना से किस कदर लोहा ले रही है, ये तस्वीरें देखिए, आप खुद तय कर लेंगे। ये रूस की फौज का हथियारों का भंडार जो धमाकों से दहल गया है। आग के उठते शोले यूक्रेन के सिपाहियों के जज्बे की गवाही है। यूक्रेन की आर्मी का कहना है कि ये रॉकेट स्ट्राइक थी। यूक्रेन के जवानों के खौलते जोश को देखा आपने, लेकिन यहां ग्राउंड जीरो को समझना होगा, क्योंकि सिर्फ लड़ते रहना हल नहीं है, सिर्फ मरते रहना हल नहीं है। रूस इस वक्त जबरदस्त प्रहार कर रहा है। पुतिन के जोरदार हमले उनकी उकताहट बता रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अब यूक्रेन वॉर का चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। रूस की सेना का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन अगर रूस की आर्मी पर अटैक कर रहा है तो रूस ठीक उसी वक्त यूक्रेन के शहरों को मलबे में ढेर बना रहा होता है। रूस की फौज ने इस वीडियो पर कहा कि उसने हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई आर्मी के ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision Iskander land-based missiles near Berezan in Odessa region have destroyed launchers of the US-made Harpoon anti-ship missile system. In addition, high-precision weapons used by Russian aerospace forces have destroyed 12 areas of Ukrainian manpower and military equipment concentrations, 4 ammunition depots of the 79 Airborne Assault Brigade near Matveevka-Nikolaev region and Ukrainian armored vehicle repair and recovery facility near Seversk. अब यहाँ 2 सवाल हैं। पहला, इतने दिनों बाद यूक्रेन की ओर से ऐसा प्रहार, जंग लंबी खींचेगी ऐसा लगता है। दूसरी ओर है पुतिन का प्रचंड प्रहार, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। सवाल अब यहां से कहां रूस यूक्रेन युद्ध का अंत क्या होगा? 150वें दिन के करीब पहुंचने वाली इस लड़ाई का क्या होगा? बस कुछ दिनों पहले खबर हमने दिखाई थी कि कैसे ज़ेलेंस्की की सेना के पास हथियार और बारूद की कमी होने लगी है। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे यूक्रेन अमेरिका और यूरोप से लगातार हथियार देने की मांग कर रहा है, और अब यूक्रेन की सेना की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर लगता है ज़ेलेंस्की को जोश मिल रहा है। जोश मतलब हथियार। ये तब है जब पुतिन खुलेआम अमेरिका व यूरोप कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो। पुतिन इसके बुरे परिणाम की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को सप्लाई शुरू है और ये तस्वीरें इसके गवाह हैं। यूक्रेन की फोर्स पुतिन की फोर्स को कड़ी टक्कर दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए। Божевільні пропагандисти показали десь в своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах. Іншої відповіді просто немає. Для всіх у світі, і я впевнений, для всіх недурних людей в самій же Росії, зрозуміло, що Україна переможе. Це лише питання часу. Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо, передусім людей. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати і обов'язково отримаємо. ज़ेलेंस्की को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि भले ही रूस यूक्रेन पर जीत की राह पर बढ़ने का दावा करता रहा हो, ग्राउंड पर रूस के लिए राह अब भी आसान नहीं दिख रही। यूक्रेन की सेना मौका मिलते ही पलटवार करती है। 140वें दिन के ऊपर पहुंची जंग का अब तक नतीजा समझना बहुत जरूरी है। रूस के हिस्से क्या आया और यूक्रेन कितने दिनों तक रूस के सामने टिकेगा? इन दोनों सवालों का जवाब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंग में सबसे ज्यादा जख्मी किसी मुल्क का आम आदमी होता है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 90 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि हर दिन 100 यूक्रेन वासी युद्ध की बलि चढ़ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 फरवरी से 6 जुलाई के बीच 36,500 रूस के सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के आंकड़ों को मानने ना मानने का यहाँ सवाल नहीं है, सवाल है कि युद्ध की दिशा और दशा का, क्योंकि दुनिया हमेशा अंगीठी पर बैठी नहीं रह सकती। इस भीषण युद्ध में यूक्रेन के कई शहरों में खामोशी छा गई है।
ये पसरा हुआ सन्नाटा आज का यूक्रेन है। शहर दर शहर सपनों के आशियाने उजड़ गए हैं। कोई बेघर है, किसी का परिवार ही नहीं रहा। लेकिन जंग अब भी किसी अंजाम तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। यूक्रेन कहता है कि हमने रूस का इतना नुकसान कर दिया है जितना पुतिन सोच भी नहीं सकते। टैंक 1600, कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल्स 3789, आर्टिलरी सिस्टम 812, MLR सिस्टम 247, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 107, वॉरप्लेन 217, हेलीकॉप्टर 187, फ्यूल टैंक ट्रक 153। यूक्रेन की रूस को नुकसान पहुंचाने वाली लिस्ट का रूस पर कोई असर नहीं दिखता। इसमें सिर्फ ज़ेलेंस्की की सेना की काबिलियत और अमेरिका यूरोप से कीव पहुंच रहे हथियारों की डिटेल दिखती है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की रूस का इतना भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हालात क्या है कीव में, जहां फिर से विदेशों के दूतावास बंद हो रहे हैं। जंग की बदली कीव के आसमान पर दिनों दिन गहरी होती जा रही है। आने वाले दिनों में कीव पर हमले तेज होने तय हैं। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अपना कब्जा और मजबूत किया है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पूरी तरह रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके के बाद रूस ने लगभग पूरे लुहांस्क प्रांत पर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल पर रूस की सेना पहले भी कब्जा कर चुकी है। माना जा रहा है कि पूरे डोनेस्क प्रांत पर कब्जा करने तक रूस का ये विनाशकारी अभियान जारी रहेगा। लुहांस्क और डोनेस्क दोनों ही प्रांतों को मिलाकर डॉनबास इलाका बनता है, लेकिन ये कब तक होगा किसी को पक्के तौर पर पता नहीं। इस बीच जंग जारी है। कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी तो कभी रूस का पलड़ा भारी। दोनों एक दूसरे के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। असल में रूस यूक्रेन जंग अपने आप में अकेली है। इसकी किसी भी जंग से तुलना नहीं की जानी चाहिए। इस जंग के दोनों किरदार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का फंडा बिल्कुल क्लियर है, झुकेगा नहीं। ऐसे में जंग के अलावा रास्ता ही क्या बचता है। लेकिन जो जंग शुरू हुई है वो जरूर खत्म होगी। जंग के पास अनंत काल तक जीवित रहने की ताकत नहीं होती, उसे खत्म होना ही होता है। अब सवाल है युद्ध कैसे खत्म होगा, कौन करेगा पहल, ज़ेलेंस्की, पुतिन या कोई एजेंसी। और इस दिशा में क्या यूक्रेन रूस चल भी रहे हैं। हम आपको वो 5 विकल्प और वजहें दिखाते हैं जिनके जरिए युद्ध का अंत किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1, एक पक्ष झुक जाए और समझौता कर ले। ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की सरेंडर करने से रहे। अब आते हैं जंग की अंत के विकल्प नंबर 2 पर। दोनों पक्ष युद्ध के खर्च से थक कर समझौता कर लें, क्योंकि रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का तो खैर इतना हो चुका है नुकसान कि उसे तत्काल पुनर्निर्माण के लिए $750 अरब की जरूरत है। तीसरा विकल्प ये है कि पुतिन चूंकि इसे फुल फ्लेज्ड युद्ध नहीं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मानते हैं, लिहाजा एक तरफा बंद करने का ऐलान कर दें। चौथा विकल्प ये है कि ज़ेलेंस्की अगर पीछे हट जाए, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की बैकफुट पर आते हैं तो शांति का फैसला रूस की शर्तों पर होगा। फैसला ज़ेलेंस्की को एक ऐसा राष्ट्रपति बना देगा जिसने न सिर्फ जंग हारी बल्कि देश का बड़ा हिस्सा भी गंवा दिया। इसलिए ज़ेलेंस्की के बैकफुट पर आने के चांस कम है और युद्ध जारी रह सकता है। पांचवा विकल्प है पुतिन रूस में कमजोर पड़ जाए, क्योंकि उनकी बीमारी को लेकर बराबर आशंकाओं वाली खबर आती रहती है। लेकिन फिलहाल पुतिन स्वस्थ दिख रहे हैं और इस आलम में पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पुतिन का पीछे हटने का मतलब है हार, जो पुतिन को बेहद कमजोर बना सकती है। इन सारी परिस्थितियों में युद्ध के खत्म होने के आसार भी दिखते हैं और ऐसा हो पाना मुश्किल भी दिखता है। सवाल फिर वही खड़ा हो सकता है कि ये जंग कब रुकेगी। Price cap on Russian oil is one of our most powerful tools to address the pain that Americans and families across the world are feeling at the gas pump and the grocery store right now. A limit on the price of Russian oil. जब ग्लोबल विलेज का दौर हो तो रूस यूक्रेन अपनी सीमाओं तक कैसे सिमटे रह सकते हैं, इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। यूक्रेन से दुनिया को गेहूं सप्लाई वाली चेन गड़बड़ हो गई है और रूस से तेल गैस सप्लाई वाली चेन काटने से भयंकर समस्या हो गई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट एक सुर में कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में महंगाई का खतरा उत्पन्न हो गया है। इकोनॉमी कोरोना के बाद रिकवरी दिखा रही थी, युद्ध की वजह से रिकवरी खतरे में पड़ गई है। दुनिया में भूख और गरीबी का खतरा पैदा हो गया है।
लिहाजा वारदात तुर्की में हो या कहीं और, यूक्रेन की जनता चाहती है लड़ाई बंद हो, क्योंकि इस आग में सबसे ज्यादा आम आदमी जल रहा है, जो शांति से जमीन पर जीना चाहता है। उसके सपने यूक्रेन या रूस की गद्दी नहीं है, उसके पास सिर्फ गद्दा है, जिस पर यूक्रेन का आम आदमी गहरी नींद सोना चाहता है, क्योंकि अब बहुत हुआ युद्ध। और बाइडेन के पीछे जेम्स बॉन्ड, सुनने में ये आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन चाइना का जेम्स बॉन्ड बाइडेन के पीछे लग चुका है। ये सब कुछ शी जिनपिंग के ऑर्डर पर हो रहा है और वो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। पिछले 48 घंटों में बाइडेन ने अपनी फौज को जितने भी ऑर्डर दिए उसकी जानकारी चीन को मिल चुकी है, और यही वजह है कि अमेरिका के हर बड़े मिशन पर अब चीन की नजर है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको चीन की दादागिरी के 2 बड़े सबूत साफ साफ नजर आ जाएंगे। समंदर में ऐसे घमासान की तस्वीरें आपने युद्धाभ्यास में देखी होंगी, लेकिन अब ये बहुत जल्द असलियत बन सकती है, क्योंकि चीन और अमेरिका अब खुल्लम खुल्ला आमने सामने आ गए। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अब चीन और अमेरिका की बड़ी टक्कर हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसका सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा है। चीन और अमेरिका के बीच ताजा टेंशन क्यों पैदा हुई है, अब इसे बहुत गौर से समझिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से बहुत ही खतरनाक जंगी जहाज, जिसे दुनिया आर्लेक बर्ग क्लास के नाम से पहचानती है। ये आर्लेक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ड है, और चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड ने इसकी एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में चीन का दावा है कि उसने अमेरिका के यूएसएस बेनफोल्ड को अपनी समुद्री सीमा से खदेड़ दिया। इस फोटो में चीन के टाइप 54 फ्रिगेट पर एक नौसैनिक रेंज फाइंडर के जरिए अमेरिका के जहाज यूएसएस बेनफोल्ड को चेक कर रहा है। चीन का दावा है कि अमेरिका का ये समुद्री दैत्य उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ कर चुका था, जिसके बाद उसे वार्निंग देकर खदेड़ दिया गया। यानी समंदर में चीन और अमेरिका के जंगी जहाजों का एनकाउंटर अब होने लगा है। लेकिन गनीमत है कि सब कुछ वार्निंग देकर ही खत्म हो जाता है। रॉकेट, मिसाइल या किसी और हमले की नौबत नहीं आ रही, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। चीन के इस दावे को लेकर पूरी दुनिया में खबरें छप रही हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। चीन तो यहां तक कह रहा है कि उसने अमेरिका के जहाज को डराकर भगा दिया, और ये चाइनीज नेवी का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास दिखा रहा है कि वो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। China's disruptive and destabilizing actions threaten to undermine our values, our interests, and our shared conviction that all states should be free to choose their own paths without coercion or intimidation. So today we'll discuss several ways that we could be working to uphold a free and open Indo-Pacific. अब चीन और अमेरिका के एनकाउंटर की टाइमिंग देखिए, क्योंकि इससे आपको इन दोनों के बीच युद्ध का खतरा और उसके बढ़ते तापमान का अंदाजा लग जाएगा। ये एनकाउंटर शिंजो आबे की हत्या से बढ़े तनाव के बाद हुआ है। ये एनकाउंटर ऐसे वक्त हुआ है जब प्रशांत महासागर में रिम्पैक युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसमें 26 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं, और इसमें भारत भी है। ये एनकाउंटर क्वाड को लेकर उस खतरे का भी जवाब है जिसे चीन बहुत करीब से महसूस कर रहा है। Prime Minister Abe was such a significant leader in Japan, but much more than that, he was a leader for our region, as you said, in promoting a free and open Indo-Pacific. And the work that he did in helping to establish the Quad, but also engaging in the TPP has been really important.
यूक्रेन युद्ध के दौरान दो बड़ी पावर्स के बीच ऐसी समुद्री मुठभेड़ डराने वाली बात है। इससे पहले मई के महीने में भी अमेरिका के मिसाइल क्रूजर यूएसएस पोर्ट रॉयल ने शी जिनपिंग के फेवरेट समुद्री गलियारे में घुसपैठ कर दी थी। और ये ऐसे वक्त हुआ था जब करीब में चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करके अपने बंदरगाह पर लौट रही थी। तब भी इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका के इस डेयरिंग हरकत पर वर्ल्ड हेडलाइंस छपी। बताया गया कि कैसे अमेरिका के एक जहाज ने चीन को गुस्सा दिला दिया है। तब चीन ने कहा था कि आइंदा ऐसा हुआ तो अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा। ये पूरा इलाका चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड के तहत आता है। चीन का कहना है कि ऐसा करके अमेरिका चीन को कम आंक रहा है, उसकी संप्रभुता पर वार कर रहा है, जिसके बहुत ही खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। 不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动，这正是践行国际法治的体现。中方这一立场得到国际社会的广泛理解与支持。 चीन के चैलेंज का सामना करने के लिए अमेरिका ने अपने दो तरह के बड़े वॉरशिप प्रशांत महासागर में तैनात किए हुए हैं। एक है तिकोन देरोगा, जो एक मिसाइल क्रूजर है, जबकि दूसरा है आर्लेक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर। इन दोनों का काम करीब करीब एक जैसा है, बस कद काठी और नाम का फर्क है। इन दोनों वॉरशिप का आसपास होना भी किसी दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर के मामले में चीन भले अमेरिका से आगे निकल गया है, लेकिन ताकत के लिहाज से अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक नौसेना मानी जाती है। और ये दोनों वॉरशिप इस फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये अपने आप में एक ऐसा नेवल पावर वाला पैकेज है जो अकेले अपने दम पर किसी भी नौसेना से टक्कर ले सकते हैं। तो पहले तिकोन देरेगा क्लास का मिसाइल क्रूजर और अब आर्लेक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर उतारकर अमेरिका ने चीन को बता दिया है कि वो चीन के ताइवान और जापान वाले मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। जापान में मौजूद अमेरिका की 7वीं फ्लीट में इस तरह कई जहाज हैं जो अकेले दम पर पूरी चाइनीज नेवी का मुकाबला कर सकते हैं। यूएसएस पोर्ट रॉयल और यूएसएस मैनफोल्ड को मिलाकर अमेरिका की 7वीं फ्लीट में ऐसे 11 बड़े जंगी जहाज हैं। इसमें तिकोन देरोगा क्लास के 3 मिसाइल क्रूजर हैं, जबकि आर्लेक बर्ग क्लास के 8 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। ये लगातार प्रशांत महासागर में चीन के आसपास गश्त करते रहते हैं और इनका युद्धाभ्यास भी जारी रहता है। इनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके दोस्तों, खासकर ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया की हिफाजत भी करें। लेकिन ये बात ना चीन को पसंद है और ना उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया तो अक्सर अमेरिका के नौसेना वाले अड्डों को अपने मिसाइल से डराता रहा है। अगर तिकोन देरोगा क्लास की बात करें तो अमेरिका के पास ऐसे कुल 21 जहाज हैं, जबकि आर्लेक बर्ग क्लास के 69 वॉरशिप अमेरिका आज की तारीख में ऑपरेट कर रहा है। ये दोनों जहाज मिसाइल डिफेंस से लैस हैं और इनके रडार ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आसमानी टारगेट को खत्म कर सकते हैं। इसमें लगा एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वॉरशिप के लिए एयर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है। जबकि इससे लॉन्च होने वाली टॉमहाक मिसाइल पिछले 4 दशकों से अमेरिकी फायर पावर को धार देती आ रही है। अमेरिका को इन दोनों वॉरशिप पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो जानता है कि ये जहाज अकेले भी किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। ऐसा उसने बाल्टिक सागर में रूस के खिलाफ साबित किया है, ऐसा उसने भूमध्य सागर में करके दिखाया है, ऐसा उसने पश्चिम एशिया के आसपास नेवल ऑपरेशंस के दौरान साबित किया है। चीन ने इन जहाजों के मुकाबले में अपने टाइप 52 और टाइप 55 क्लास के वॉरशिप तैयार किए हैं। ये दोनों चीन के सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन वॉरशिप माने जाते हैं। इन जहाजों को लेकर चीन की बदमाशी की एक और नई रिपोर्ट आई है जो अमेरिका और जापान को कुछ परेशान कर सकती है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि जापान के आसपास चाइनीज नेवी की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और अब ऐसा जारी रहेगा। इस रिपोर्ट में चीन के टाइप 55 जहाज देखे जा सकते हैं। चीन जब लगातार जापान की समुद्री सीमा के आसपास ऐसे ही बड़े बड़े जंगी जहाज भेज रहा है, चीन का मकसद एक ही है, वो जापान को भड़काना चाहता है और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि चाहे दोनों मिलकर कितने भी ताकतवर हों, चीन उनको टक्कर देने के लिए तैयार है।
चीन ने जून के महीने में एक ऐसी हरकत की जिसे जापान के साथ अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि वहीं अमेरिका का 7वां बेड़ा भी तैनात है। चीन अब जापान की समुद्री सीमा को लगातार चुनौती दे रहा है। इसके लिए जून में चीन ने एक बड़ा मिशन शुरू किया। चीन ने एक मिशन के लिए अपने 3 जंगी जहाज तैयार किए। इस मिशन में उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर टाइप 055 लासा था, टाइप 052 डिस्ट्रॉयर भी था और टाइप 903 सपोर्ट शिप भी था। चीन के ये तीनों शिप जापान के करीब पहुंचे और फिर उसका चक्कर लगाकर लौट आए। चीन की बार बार ये दिखाने की कोशिश है कि वो जब चाहे जापान को घेर सकता है। चीन इसके जरिए अपनी बढ़ती हुई नेवल पावर की धमक टोक्यो तक पहुंचाना चाहता है और साथ ही अमेरिका को भी ये बताना चाहता है कि अगर उसने जापान को घेरा तो उसका 7वां बेड़ा जापान में तैनात रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। जापान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये तीनों नागासाकी में फुकुए द्वीप से 200 किलोमीटर दूर देखे गए थे और पूर्व में जापान सागर की तरफ बढ़ गए। चीन के टाइप 55 और टाइप 52 दोनों ही बहुत आधुनिक जहाज हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि चीन अपनी इस फायर पावर का प्रदर्शन बार बार कर रहा है। टाइप 055 अमेरिका के तिकोंदेरोगा क्लास क्रूजर्स की टक्कर में बनाया गया जहाज है। इसमें 130 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है और इसमें 112 वर्टिकल लॉन्च वाली मिसाइल तैनात है। टाइप 052D इससे छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा विध्वंसक ये भी है। टाइप 052D में 64 वर्टिकल लॉन्च होने वाली मिसाइल है जो 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। जापान की नौसेना कई मायनों में चीन का मुकाबला कर सकती है, लेकिन जिनपिंग इस वक्त अपनी ताकत का बड़ा शो दिखाना चाहते हैं। वह ऐसा ताइवान के साथ भी कर रहे हैं, जापान को भी धमका रहे हैं और बाइडेन को भी मैसेज दे रहे हैं कि चीन के विस्तारवादी प्लान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चीन चाहे जितने बड़े जहाज ले आए, वो अमेरिका के तिकोंदेरोगा और आर्लेट बर्ग क्लास के आगे 19 ही साबित होंगे। ताइवान को लेकर चीन बड़ी बड़ी बातें बहुत करता है, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो युद्धाभ्यास करके ही ये दिखाने की कोशिश करता है कि ताइवान को वो किसी भी दिन कब्जे में ले लेगा। ताइवान एक छोटा देश है, उसकी नौसेना चीन के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शुरुआती दौर में ही ढह जाएगी, क्योंकि चीन इस वक्त एक बहुत तेजी से उभरती हुई नेवी है और ये साइज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुकी है। शी जिनपिंग अब सोते जागते, खाते पीते, कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग से लेकर सरकार के अंदर खाने तक सिर्फ और सिर्फ नौसेना के बारे में सोच रहे हैं। उनका अब एक ही मकसद है जिससे वो दुनिया में अपने कई टारगेट हासिल करना चाहते हैं और वो है अमेरिकी नौसेना को पछाड़ देना। चाइनीज नेवी की फायर पावर को समझना है तो उसकी मौजूदा ताकत को समझना होगा। चीन की नौसेना ने बहुत तेजी से अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई है और पिछले 20 सालों में चीन ने नए जंगी जहाज बनाने का प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन के पास 355 से ज्यादा नेवल शिप है और ये तादाद 400 होने जा रही है, जबकि अमेरिका अब 300 और शिप के साथ दूसरे नंबर की नेवी ही रह गया है। भारत के पास करीब 150 वॉरशिप है और 2030 तक इनकी तादाद 180 तक ले जाने की तैयारी है। इन सबके बीच चीन के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। इस मामले में चीन भारत से भी गया गुजरा है। ऐसे में अमेरिकी नेवी ने अब चीन को लगातार चैलेंज करना शुरू कर दिया है। ताइवान और जापान को लेकर चीन और अमेरिका की तकरार अभी और बढ़ने का खतरा है। आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ नया पावर शो देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे एक और युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। जबकि यूक्रेन में जंग कब खत्म होगी, इस बारे में अब भी अंदाजा लगाना मुश्किल है।